वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम मिलकर पढ़ने वाले हैं वर्ण, परिभाषा, वर्ण के भेद और उसके उदाहरण, ताकि हम वर्ण को अच्छे से जान सके और समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना वर्ण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई वर्ण किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। यानी जब हम मुंह से बोल रहे हैं, मैं अभी बोल रही हूँ, तो मेरे मुंह से जो आवाज आ रही है ना, तो उसमें क म मिला हुआ है, ये सब मिला हुआ है, इन्हीं से तो हम बोल रहे हैं। तो हम जो मुंह से बोल रहे हैं, जो आवाज हमारे मुंह से निकल रही है ना, ये जो आवाज है यही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आ को हम और छोटा नहीं कर सकते। ये है आपके सामने अ। इनको हम ये ख लिखा है, लेकिन ख में आप देख रहे हैं आनंद का है, ये आधा ख है र, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। ये सभी क्या है? वर्ण है। इसको हम उदाहरण समझते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा है राम, र, राम में आवाज किसकी है? आ की, बड़ा आ। म, आ, है ना? क्या बन गया? राम। मन, म में आ की आवाज आ रही है। न में आ की आवाज आ रही है। इसमें 4 ध्वनियाँ मिली हुई है। राम, मन में म, अ, न, आ। ये क्या 4 ध्वनियाँ जो है मिलकर बना है मन। इस प्रकार अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अखंड जो और जिसको हम और खंडित नहीं कर सकते, जिसको हम और छोटा नहीं तोड़ सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इससे छोटा और कुछ नहीं है। इसको हम छोटा कर ही नहीं सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। जब हम इसको छोटा नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते, तो क्या ये सबसे छोटी इकाई है जिसको हम वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद। इसमें कि पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अभी हम स्वर और व्यंजन दोनों को विस्तार से अच्छे से समझेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी में कुल कितने हैं? 48 वर्ण जो यहाँ पे लिखे हुए। ये है स्वर वर्ण और यहाँ है व्यंजन। तो आप देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ और आ। ये क्या है? स्वर है, ये स्वर वर्ण। अब यहाँ देखिए व्यंजन वर्ण, यह का से है। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, छ, इया, ट, ठ, ड, ध, अना, त, थ, द, ध, न। अब ये पूरा देखिए क्या व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है पूरा। ये व्यंजन वर्ण है और इनकी खासियत क्या है कि ये जो व्यंजन है ना, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। जब 2 चीजें मिल जाती हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त, और जब 2 व्यंजन मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये लिखे हुए संयुक्त। अब हम सबसे पहले समझेंगे स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण, यानी उसको जब उसको बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। किसी की हेल्प नहीं लेने की, बिना किसी हेल्प के जो बोल सकते हैं वो कहलाता है स्वर। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं। ना स्वर की पहचान है कि जो स्वर होते हैं वो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अ, ई, उ, इसमें किसी और के आवाज नहीं, आप बोल कर देखिए ना, मतलब ज्यादा समझ में तब अच्छी से आएगा जब आप उसको खुद से मुंह से बोलकर देखेंगे, मुंह से बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपको पता चलेगा जो आ बोल रहे हैं तो आपके साथ हमें कोई और आवाज नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ अ, ई, उ, ए, ओ, इनमें कोई भी आवाज किसी और की नहीं आ रही है, बिना किसी मदद के बोले जाते हैं। बिना, आप ओ बोलकर देखिए, इसमें किसी की आवाज नहीं आएगी, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल बिना किसी सहायता के जो वर्ण बोले जाते हैं वो कहलाते हैं स्वर
वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अब देखिए हम स्वर के भेद, स्वर के जो है 3 भेद होते हैं और बड़ा ही आसान है इसको समझना, जिसमें कि पहला है ह्रस्व स्वर। पहला कौन-सा है? ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जब हम इसको मुँह से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो सबसे कम समय जो लगा ह्रस्व स्वर में, है ना? जैसे अ, ई, अब बोल के देखिए और यहाँ है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग जाए, वो है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। सबसे कम समय ह्रस्व स्वर में, इसका दुगना लग गया दीर्घ स्वर में। अब देखिए यहाँ पे है और यहाँ पर है आ। दुगना समय लगा, हमने यहाँ पर बोला अ और यहाँ हमने कहा आ। इससे दुगना समय यहाँ लग गया ना, और आ। बोलकर मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, उच्चारित नहीं करेंगे, आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन जब हम मुंह से बोलते, खुद बोलकर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें समय कितना लग रहा है, कहाँ ज्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है। मैंने यहाँ पर बोला ई और यहाँ हमने कहा ई, दुगना समय यहाँ लग गया। इसके बाद है पलुत स्वर, है ना, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इन दोनों से ही ज्यादा समय लग जाता है, वो क्या कहलाता है? पलुत स्वर। इसमें तिगुना समय लग गया, 3 गुना। सबसे कम ह्रस्व स्वर, उससे ज्यादा दीर्घ स्वर और उससे भी ज्यादा लग गया, ये हो गया पलुत स्वर। जैसे ओम, है ना? बोल के देखिए ओम, इन दोनों से ही ज्यादा समय लग गया, यहाँ से ज्यादा समय लगेगा ओम, 3 गुना समय लग गया। सबसे आसान है समझना, सबसे कम ह्रस्व स्वर, दूसरा जिसमें ज्यादा समय लगा ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर, और दोनों से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिससे दोनों में से ही जब ज्यादा समय लगा, 3 गुना समय लगा, वो हो गया पलुत स्वर। बहुत आसान और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, वो कहलाता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क, क, च। हमने बोला क, का में किसकी आवाज आई? अ की। ग, आ की आवाज आई। म, आ की आवाज आई। अब बोलकर देखिए ना, व्यंजन आप क से लेकर कुछ भी बोल लीजिए, सब में आपको आ की आवाज आएगी। इसका मतलब है कि जो व्यंजन है वो बिना स्वरों के कभी भी नहीं बोले जा सकते। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। सभी व्यंजन में आ की मात्रा होती। अब कोई सा बोलकर देख लीजिए। यहाँ देखिए आ मिलकर बना है क। यहाँ ये घा किससे बना है? जब इसमें हमने आ लगाया, घा में आ, घ, घ में आ की आवाज आ रही है। म, प, च, र, कुछ भी बोलेंगे हम, कोई सा भी व्यंजन बोलेंगे, उसमें हमें आ की आवाज आएगी। उसमें आ की मात्रा जो है लगी हुई होती है, साथ में मिली हुई होती है। इसका मतलब है कि जो स्वर जो बिना किसी सहायता के बोले जाए, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अभी हमने पढ़ा स्वरों के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलु स्वर। बिल्कुल वैसे अब हम यहाँ देखेंगे व्यंजन वर्ण 3, इसके 3 भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये भी बहुत आसान है समझना। स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना, टच करना, है ना? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होठों का स्पर्श करके हवा बाहर आती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय जो हवा है मुंह से बाहर निकलती है, लेकिन हमारे कंठ को, तालु को, दांतों को, ओठों को छू के बाहर निकलती है, स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्योंकि जो हवा है वो इस हिस्से को छू रही है, हमारे कंठ को, तालु को, मूर्धन दांतों को, होठों को छू कर स्पर्श करके बाहर निकलती है बोलते समय, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि उसमें हवा स्पर्श करती है। इसी प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन देखते हैं हम। ऊष्म ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती
इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, त, स और ह। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन में ऊष्मा पैदा होती है। स, स, हाँ, जब हम बोलेंगे ना, मुंह से उच्चारण करेंगे, तुम्हें पता चलेगा जो आवाज में हल्का सा घर्षण हो रहा है। स जो घर्षण है वही है ये ऊष्म व्यंजन। जब हम बोलते हैं तो मुंह में गर्मी पैदा होती है। अब इतने नहीं कि जले, लेकिन हम बोलने जब हम पुकारेंगे, मुँह से उच्चारण करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ऊष्मा पैदा हो रही है। तो जिन व्यंजनों को उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब है ये वर्णों की मात्राएँ। यहाँ देखिए सबकी मात्रा लगी हुई है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक, स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं है। ये स्वरों की, वे सारे के सारे क्या है? स्वर है। इनकी मात्राएँ हैं। चिन्हों का व्यवहार होता है, उन्हें मात्राएँ कहते हैं। ये मात्राएँ 10 हैं, ये केवल व्यंजन में लगती है। किसमें लगती है? व्यंजन में। जैसे क, का, की, कु, ये सारी मात्रा लगी है। जो मात्राएँ आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी मात्राएँ किसमें लगती हैं? व्यंजनों में। के, में, पे, ओ, है ना? जो ओ की मात्रा कहाँ लगेगी? ओर, चोर। ये मात्रा किसमें लगती है? ये व्यंजनों की मात्रा स्वरों की मात्रा व्यंजनों में लगती है। किसमें लगती है? व्यंजनों में लगती हैं। मात्राएँ जो है स्वरों की होती हैं और हमेशा व्यंजनों में ही लगती हैं। अब हम देखते हैं हिंदी ध्वनियों का उच्चारण स्थान, यानी कि जो ध्वनियाँ हैं, वो किस-किस हमारे मुख में किस-किस स्थान से निकलती हैं। जैसे ये है कंठे पर, ना कहाँ से निकलता है ये? कंठ से। ये लिखा है अ, आ, क, ख, ग, घ। अंगाई कहाँ से निकलता है? कंठ से, और इसको क्या कहते हैं? कंठे वर्ण है ये। इसी प्रकार है तालव्य, ये तालु से बोलते हैं उनको, तालु है। च, छ, ज। इनको बोलने पर ही पता चलेगा कि तालु से आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जब तक हम बोलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। तुमको बोलकर देखिए, आपको पता चलेगा। इसी प्रकार है मूर्धा, ये होते हैं मूर्धन्य वर्ण। री, ट, ठ, ड, ध, य, र, स। दंत, दंते वर्ण। इसमें क्या, जो आप बोल कर देखिए, त, जो हवा है, जो जीभ है, वो दांतों को स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, ना दांतों का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। दांतों की बिना दांतों के प्रयोग के इसको हम नहीं बोल सकते। इसी प्रकार है ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण। इसमें होठों का, जो हमारे होठ है, उसका प्रयोग हो रहा है। उ, ऊ, प, फ। तो जो हवा है ना, वो इनको छू रही, दांतों को, होठों को छू रही है। कंठ और तालु, ए, इसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। कंठोष्ठ, यानी इसमें कंठ और होठ दोनों। ओ, ओ, आवाज निकलती कहाँ से? कंठ से और होठों से। इसी प्रकार है दंतोष्ठ, व, यह है दंतोष्ठ। और इसी प्रकार है नासिका, तो हम कहते हैं नासिक के वर्ण। इनके बाद जो है ना, ऐसा होता है जब नाक से आवाज है, न, या, अंगा, ये कहाँ से आवाज आती है? नाक से आवाज आती है। नाक से बोलते हैं। बोलना नाक से, बोलना मुँह से, लेकिन हमें जो हवा है वो नासिका के स्वर से बाहर निकलती है। ये हमारा क्यूआर कोड है। इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई